और मुझे लगता है कि जिस तरीके का पोस्टर शेयर किया गया है, स्पष्ट तौर से ये इल्ज़ाम जो हैं वो प्राइमा फेसाई ट्रू पाए जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इसका संज्ञान लेके इस पे कानून के तरीके से श्राइन बोर्ड जो एक किराएदार की तरह आया था, मालिक बन के बैठ गया है। 34-35 साल से अगर वो यहाँ पे मिसगवर्नेंस वाला एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं कर पाया तो श्राइन बोर्ड के भी 2014 में मैंने 2 केसेस फाइल किए थे। एक तो कानून को चुनौती दी थी कि कानून खारिज करवाया जाए, 87 MLAs ने मिलकर जो कानून बनाया है वो गलत है, वो असंवैधानिक है। और दूसरा, इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन में जो घोटाला 25,000 करोड़ का भूमि घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं धर्म नगरी कटरा में और हमारे साथ आज हमारे ख़ास मेहमान हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा जी, जो हमेशा डोगराओं की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो दीपिका राजावत जी ने एक एंटी नेशनल ट्वीट किया है हमारे हिंदू आस्था के ख़िलाफ़, सर आप क्या चाहते हैं कि उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, उसमें कानून बहुत साफ है। 295A, 153A, 505 ये सारे प्रोविजंस हैं जिनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का पोस्टर शेयर किया गया है, स्पष्ट तौर से ये इल्ज़ाम जो हैं वो प्राइमा फेसाई ट्रू पाए जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इसका संज्ञान लेके इस पे कानून के तरीके से जो कार्रवाई बनती है वो करेगी। सर, रोशनी एक्ट के आप हीरो हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो रोशनी एक्ट का जो सारा CBI को सौंपा गया है, आने वाले दिनों में इसका कैसा रिजल्ट रहेगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हुई हैं, ऐतिहासिक 2 बड़े फैसले हुए हैं। 2014 में मैंने 2 केसेस फाइल किए थे। एक तो कानून को चुनौती दी थी कि कानून खारिज करवाया जाए, 87 MLAs ने मिलकर जो कानून बनाया है वो गलत है, वो असंवैधानिक है। और दूसरा, इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन में जो घोटाला 25,000 करोड़ का भूमि घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए CBI के द्वारा। तो इन दोनों ही केसेस में 2020 में हमें विक्ट्री हासिल हुई, जीत विजय हासिल हुई। कानून भी ध्वस्त हो गया, कानून को भी ख़त्म करवा दिया गया और CBI को भी जांच सौंप दी गई। CBI इसकी बढ़िया तरीके से जांच करे, उसके लिए कोर्ट ने CBI की जांच को कोर्ट मॉनिटर रखा है। CBI अपना ब्यूरोक्रेसी को, चीफ सेक्रेटरी को, DCs और डिवकॉम्स को CBI के साथ कोऑपरेट करने के निर्देश दिए हैं। नहीं वो कोऑपरेट करेंगे तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी, ऐसा लिखा है। CBI से भी 8-8 हफ्ते के बाद उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट सेफगार्ड्स कोर्ट ने जजमेंट में डाल दी हैं, जिसके आधार पे CBI की इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और समयबद्ध तरीके में ये अपनी जांच पूरी करेगी। सर, बारीदारों की बात करें तो बारीदारों का मुद्दा आपने उठाया है और काफ़ी हद तक उस पर आप सफल भी रहे हैं। बारीदारों को इस समय आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है कि जो आप बारीदारों के लिए कर रहे हैं आने वाले दिनों में उसका कैसा रिजल्ट रहेगा? देखिए, भारतीय संविधान के हिसाब से कानून ये है कि हिंदुओं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सरकार नहीं चला सकती। हिंदुओं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हिंदू ही चलाएंगे। मान लीजिए कोई इल्ज़ाम है माल एडमिनिस्ट्रेशन का, करप्शन का, मिस गवर्नेंस का, तो उस ईविल को ठीक करने के लिए आप कुछ समय के लिए 4-5 वर्षों के लिए श्राइन को टेक ओवर कर सकते हैं। यहाँ पे श्राइन बोर्ड जो एक किराएदार की तरह आया था, मालिक बन के बैठ गया है। 34-35 साल से अगर वो यहाँ पे मिस गवर्नेंस वाला एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं कर पाया तो श्राइन बोर्ड के भी अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि कानून के हिसाब से हिंदू टेम्पल्स, हिंदू श्राइन्स, माता वैष्णो देवी श्राइन हिंदू चलाएंगे, बारीदार चलाएंगे। तो ये लेके हम केस कोर्ट में गए हैं। कोर्ट ने इस पे पूरे सरकारी तंत्र से जवाब मांगा है और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी श्राइन के एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और हिंदुओं के हाथ में ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन आएगी। और मैं पूरे हिंदू समाज के लिए ये कहना चाहूँगा कि इस मूवमेंट को एक मास मूवमेंट बनाएं, क्योंकि सरकारें कोई भी हों पिछले 70 साल से केवल और केवल हिंदुओं के मंदिरों पे डाका डालती हैं, केवल और केवल हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा करती हैं और फिर एक बार कब्जा करने के बाद उसे छोड़ती नहीं। संविधान में मस्जिद पे भी कब्जा किया जा सकता है सरकार के द्वारा, चर्च पे भी किया जा सकता है, गुरुद्वारे पे भी किया जा सकता है, लेकिन सिलेक्टिवली हिंदू समाज को टारगेट करना पिछले 70 साल से सनातन और हिंदू समाज के विरुद्ध जो एक षड्यंत्र है उसका हिस्सा है, जो अनफॉर्चुनेटली 2014-15 के बाद भी चलता आ रहा है। तो इसीलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि कानून के बल पे, हमारे कोर्ट्स के बल पे हम जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी श्राइन का जो कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस है वो हिंदुओं के हाथ में दिलवाएंगे।
सर श्राइन बोर्ड का हमेशा से दोहरा बिहेवियर रहा है सर। एक तरफ को तो वो हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं कटरा में उन्हें परेशान कर रहा है रैपिड टेस्ट के जो कोरोना टेस्ट है उसके लेके, दूसरी तरफ वो पिछले दिनों में देखा गया कि 1000 बंदों को बिना टेस्टिंग पे उसने माँ वैष्णो के दर्शनों के लिए भेज दिया। सर आपको नहीं लगता कि उसे अब होश में आ जाना चाहिए श्राइन बोर्ड को? इसमें दो चीज़ें हैं, जिन्होंने भी एसओपी वायलेट की है किन्हीं भी कारणों से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। श्राइन बोर्ड के उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, छोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उच्च अधिकारियों की संलिप्तता के कारण ही ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि होश में सरकार को आना चाहिए, यात्रा को खोल देना चाहिए और एक रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ला देना चाहिए कि अगर लाखों की संख्या में भी श्रद्धालु आएँ तो इतना सेटअप यहाँ पे हो कि उनकी जांच, स्क्रीनिंग और जो भी एसओपी के हिसाब से करने की ज़रूरत है वो की जाए। आप कितनी देर तक इस माता वैष्णो देवी के दर्शन से भक्तों को दूर रखेंगे? और इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जीवनी, जिनका लाइवलीहुड इस यात्रा पे डिपेंडेंट है, उनको सरकार तो कोई पैकेज दे नहीं रही है। यहाँ पे जो होटलियर्स हैं, दुकानदार हैं, छोटा रेडी फड़ी वाला है, उनको कोई इकोनॉमिक पैकेज, कोई फिजिकल स्टिमुलस तो सरकार दे नहीं रही है। तो अगर वो अपने पैरों पे स्वयं खड़े हुए हैं और अपनी रोजी रोटी स्वयं बिना किसी सरकारी मदद के कमा सकते हैं, तो सरकार उसमें रोड़ा डालने का काम क्यों करती है? आप देखिए, देश दुनिया भर के मुल्क जो हैं वो खुल गए। हिमाचल प्रदेश हमारा और जो प्रदेश हैं वो खुल गए, वहाँ पे टूरिज़्म को आहिस्ता आहिस्ता खोला जा रहा है। और यहाँ पे एक दकियानूसी ख्याल की तरह लखनपुर बंद रखा है, आपने वैष्णो देवी की यात्रा बंद रखी है। मुझे लगता है कि सरकार को होश में आना चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि किस तरीके से। देखिए 6-7-8 महीने बहुत हो गए आपको प्रिपेयर होने में। नाउ यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड कि अगर 1 लाख श्रद्धालु भी आता है तो उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग का अरेंजमेंट यहाँ पे और आप यात्रा चलाएं। तो ये दिस इज़ अ डूएबल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक साजिश रही है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जम्मू सशक्त हो, जम्मू एम्पावर हो, उसमें इन्वेस्ट नहीं किया जाता। और कोई भी ऐसा बहाना मिल जाए जिससे जम्मू को नुकसान पहुंचाया जा सके, तो ये सरकार और ब्यूरोक्रेसी उसी दिशा में कदम उठाती है, जिसकी एक एग्जांपल आपको यात्रा रोक के यहाँ लखनपुर पे, पूरे देश को छोड़ के केवल लखनपुर पे बैरियर्स लगा के आपके सामने आई है। सर अंत में आपका डोगराओं के नाम पे क्या संदेश रहेगा? देखिए, पूरे जम्मू संभाग के लोगों को लेके मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि जिस समय पूरा जम्मू का समाज, जम्मू के 10 के 10 जिलों का समाज इस रियलिटी के प्रति जागरूक हो जाए कि अनटिल एंड अनलेस ये समाज खड़ा होगा अपने लिए और एक पॉलिटिकली अपनी एक एक्सप्रेशन डेवलप करेगा, तो जम्मू का उद्धार होने वाला नहीं है। दिल्ली पे बहुत विश्वास कर लिया, वो कश्मीर के साथ है। यहाँ के नेताओं पे बहुत विश्वास कर लिया, जो दिल्ली की पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता थे वो भी उनके साथ निकले। तो मेरा यही है कि अपने हकों के प्रति, अपनी दशा के प्रति आप कॉन्शियस हो जाएं, जागरूक हो जाएं, ताकि एक सही दिशा में पूरा समाज आगे बढ़े और आने वाले दिनों में एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन दे, जो एक जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हो। उन नेताओं को, उन लोगों को ताकतवर करे जिन्हें ना कश्मीर की बात करनी है, ना दिल्ली से पूछना है, और केवल जम्मू की बात करनी है। यही मेरा संदेश रहेगा कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जम्मू संभाग के 10 के 10 जिलों के जो लोग हैं उनमें आना बहुत आवश्यक है। उसके लिए इन्वेस्ट करें, इस संदेश को फैलाएं और फिर जम्मू मजबूत होगा, अन्यथा दिक्कतें बढ़